तो जो आपका आई बी करंट होगा वो क्या होगा, आई बी करंट है आपका मल्टीप्लाई बाई एच एफ ई कितना 100 इक्वल होगा किसके, आई सी के। अगर आई सी को कंपैरेटिवली मतलब इक्वल मानते हैं आई ई के, तो आई ई के इक्वल भी कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन में केवल और केवल लगभग लगभग आपका 150 माइक्रो एम्पियर का यहाँ पर फर्क आ जाएगा। तभी हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऐसे रखते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेशन ये रख देते हैं। आई बी मुझे निकालना है और आई सी मेरा कितना है 750 माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 100, ये लो, ठीक है, 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा 7.5 माइक्रो एम्पियर, 7.5 माइक्रो एम्पियर। ये लो जी हमारा काम हो, ये दो चीज होगी, ये ठीक है, ये हमारा काम हो गया। मतलब हमारा इनपुट ये होगा, आउटपुट हमें ये मिले। अब बात थोड़ी सी यहाँ पर आ जाती है, हमारा सर्किट पूरा तैयार है, कैलकुलेशन हो चुकी है सभी चीज की। अब थोड़ी सी एक छोटी छोटी सी चीजें लेके चल रहा हूँ। जो आपके इनपुट पे कैपेसिटर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी जो इससे और इसकी कपलिंग हो सके, ठीक है। प्लस जो एसी कंपोनेंट है, जो एसी सोर्स है, वो डायरेक्टली इसके संपर्क में ना आए डीसी के डायरेक्टली, ठीक है ना। ये इसलिए हमें इसे मतलब एक तरीके से स्प्लिट करने के लिए यूज होता है कि भाई एसी और डीसी जो हमारे सोर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली एक साथ नहीं जोड़ते, उसके बीच में कैपेसिटर लगाते हैं तब जोड़ते हैं। अब 0.1 माइक्रो एम्पियर का कैपेसिटर क्यों लगाएं, 10 का क्यों नहीं लगाएं? आप 10 का भी लगा सकते हैं, ठीक है। और भाई 10 का लगा सकते हैं, मैं 1000 का क्यों ना लगाऊं? आप 1000 का लगाओगे बट चीजें चेंज हो जाएंगी। अब क्या होता है, तो जितनी वैल्यू इसकी जो फेरेड है, माइक्रो फेरेड जिसे हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू जितनी आपकी पावर माइनस में जाएंगी, मतलब अब माइक्रो से नैनो पिको फेरेड इस तरीके से जाएंगे, तो ये क्या होता है, जो आपके माइक्रो होते हैं, मतलब ये एक तरीके से आपका पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट मान के चलो, जो माइक्रो फेरेड होते हैं और जो उससे फिर नीचे जाते हैं माइक्रो पीक, माइक्रो नैनो पीको, जो पीको मतलब माइक्रो से नीचे जो जाते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे कंपोनेंट चलते चले जाते हैं। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं इसमें बोल रहा हूँ ये वाला कंपोनेंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो एक वेवफॉर्म बनती है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा आपको ताकि चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये आ गए, ये मैंने एक वेव फॉर्म बनाई, ठीक है। अब ये वेव फॉर्म जैसे बनी ना, ये फ्रीक्वेंसी मेरी चल रही है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी चल के ये ऐसे ऐसे हो गई, ये हो गई, और ये चल रही है, और ये ऐसे हो गई, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे हो गई, ठीक है। प्लस अब इसमें एक चीज और आ जाती है, एक बहुत कामयाब चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये और ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाई हाई स्पीड के लिए मैंने आपको जो बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से लेकर ये हार्मोनिक, जिस जो एक चीज सुनी होगी अपना, हार्मोनिक, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होते हैं कि आपकी जो एक वेव फॉर्म बनी उसमें एक तरीके की फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट है, प्लस उसे बोलेंगे हार्मोनिक वन, ठीक है ना। और फिर उसमें उसी फ्रीक्वेंसी में आपकी मतलब एक फ्रीक्वेंसी, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी मान के चलो आपकी एक तरीके थी, अब यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो रही है, और इसका पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट गेन देखेंगे, ठीक है ना। एक ये होगी तुम्हारी F1 यहाँ से यहाँ तक की, और इसका पूरा कंप्लीट मान के चलोगे जब आप, तो F2 हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ अलग फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, तो मतलब पूरा प्रोडक्ट गेन जो हो गया वो हार्मोनिक 2 हो जाएगा। अब इसमें जो ये वाले गेन, ये वाले जो कंपोनेंट हैं इन्हें हम कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एक अलग लेवल की है, मतलब यहाँ से मान के चलो आपकी फ्रीक्वेंसी एक एफ फॉर एग्जांपल F1 चल रही थी, अभी से भूल जाओ ऊपर वाले को, यहाँ पे F1 चल रही थी और यहाँ पे आने के कुछ अलग तरीके के कंपोनेंट आ गए, मतलब यहाँ पे तो आपके 50 हर्ट्ज कंपोनेंट आ रहे थे, और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ गए। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब ये लगभग लगभग आपके 2 किलो हर्ट्ज या 5 किलो हर्ट्ज से कंपोनेंट, ये उससे एबव पहुंच गए कंपोनेंट, उससे एबव पहुंच गए।
तो इन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिमूव करने हैं, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं ना, जिन्हें रिमूव करने हैं हमें, तो हम लोग यहाँ पर माइक्रो नैनोफेरेड पिकोफेरेड के कैपेसिटर लगा के उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यहाँ पर हमें जो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, हमें उसे पास कराना है, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को पास कराना है। और प्लस हमें ये भी देखना है कि जो एक तरीके की आपकी वो होती है ना, एक हमिंग आती है, हमिंग मतलब विसिल आती है, थोड़ी सी माइक को पकड़ा तो की आवाज आने लगती है, या एक ऑलरेडी आपका एम्पलीफायर चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एम्पलीफायर आपका ऑन है, तब भी उसमें से आवाज आ रही है। तो वो इनपुट पे जो कैपेसिटर आपके सिलेक्शन होती है, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनपुट के कैपेसिटर की सिलेक्शन होती है। वैसे सारी चीजें जो फिक्स हैं वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 0.1 माइक्रोफेरेड क्यों, या फिर 1 माइक्रोफेरेड क्यों, क्योंकि हमारी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, कि हमें 50 हर्ट्ज से हमें जाना है कहाँ, 20 किलो हर्ट्ज तक मेरी फ्रीक्वेंसी ऑडेबल होती है। तो मेरा फिक्स है, कैलकुलेशन हो चुकी है। अब नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर जितने भी मेरे डिजाइन हो रहे हैं, मुझे पता है कि भाई 15 वोल्ट पे होंगे, 9 वोल्ट पे होंगे, 20 वोल्ट पे होंगे, 18 वोल्ट पे होंगे। ये चीज जो ना एक तरीके से जनरल वे में आ चुकी है, भाई रोटी गोली बन रही है। तो वैसा ही वाला सीन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही वैल्यू कंपनीज जो होती हैं, जो ज्यादा वैल्यू रिकमेंडेड होती हैं, उन्हें ज्यादा बनाती है, और यही हमें ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये चीजें फिक्स्ड हैं। और बाकी इसकी डीपली कैलकुलेशन भी होती है, ऐसा नहीं होता है कि ठीक है बस हाँ हो गया, नहीं, जो डीपली कैलकुलेशन होती है वो अलग लेवल पे होती है थोड़ी सी, ठीक है, वो फिर किसी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर का समझ में आ गया, और सेम यहाँ पर हमें यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने दूसरा कैपेसिटर क्यों लगाया होगा, ठीक है। आउटपुट में कपलिंग करने के लिए ज्यादातर कैपेसिटर के यूज होते हैं। और हाई जो आपके माइक्रोफेराड है, या फिर हाई वोल्टेज, इसमें कैपेसिटर के साथ में आपको वोल्टेज भी होती है। इनपुट का तो वोल्टेज का आपको ठीक है नॉर्मली है, आपको यहाँ पे मिली वोल्ट में होगा, बट आउटपुट में वोल्टेज जो 15 जा रही है, तो 16 वोल्ट 8 वोल्ट कैपेसिटर उसी हिसाब से यूज करेंगे कितनी वोल्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में कैपेसिटर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हम इस चीज को चलाकर देखते हैं अपने सिमुलेटर पे, क्या जो हमने कैलकुलेशन करी है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। और एक चीज और होती है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक कैपेसिटर लगा होता है, ये वाला, ऐसे करके बहुत सारे एम्पलीफायर्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, ये कैपेसिटर देखो क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये जितना कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, अगर ये खत्म भी हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, तो आपका जो करंट है ना यहाँ वाला, वो उतना ज्यादा इधर को फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी में क्या होगा कि कुछ पार्ट नीचे आ रहा होगा, बट वो इतना ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में यूज करते हैं, तो उसका भी अपना फॉर्मूला होता है, जिसे एक तरीके से बोलते हैं इम्पीडेंस। जब इसका जो प्रोडक्ट बन के आता है ना, एक तो होता है रेजिस्टेंस, और जब कभी उसमें कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, कैपेसिटर यूज करना मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट इंक्लूड हो जाना, और जहाँ फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है, वहां पर रेजिस्टेंस जो यूनिट होती है वो ओम नहीं होती, वहां पर हो जाती है, सॉरी ओम तो होती है, बट उसे जो बोलते हैं वो इम्पिडेंस बोलते हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस नहीं होता, वो इम्पिडेंस हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटर एंड द रजिस्टर। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी जो वैल्यू है, जो इसका रेजिस्टेंस जो वैल्यू है, उसे बिल्कुल नेग्लेजिबल कर देता है, और उसकी वजह से यहाँ का जो गेन है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ का जो गेन है वो इंक्रीज हो जाता है, और आउटपुट में हमें वॉइस जो है ज़्यादा सुनने के लिए मिलती है। तो अभी हम इसे चलाकर देखते हैं सिमुलेटर पर, सेम चीज़ अपनी हमने सिमुलेटर पर एक सर्किट जो स्टार्टिंग में देखा था वो बना रखा था, वो ये रहा मेरा सर्किट ना। तो इसकी वैल्यू जो है हम 0.11 ओम कर देते हैं, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। और बाकी वैल्यू अगर हम अपने चेक कर लेते हैं, सारी कुछ 10 के 10 के है, ठीक है।
और इसका गेन देख लेते हैं, हमारा गेन एच एफ ई देगा ना, बीटा, ये हमारा जो है 10 है। और अभी हम चेक करते हैं, इसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं, ये देखो। अब आई भी जो जैसे जैसे ये करंट, जैसे जैसे यहाँ पे इनपुट की वोल्टेज चेंज होगी, वैसे वैसे इस जो आउटपुट का करंट है वो चेंज होगा। मतलब आई बी करंट जैसे जैसे चेंज होगा इनपुट का, वैसे वैसे चेंज होगा आउटपुट का, क्योंकि अब ये डीसी तो है नहीं जो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसे फिक्स करना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखो, आप आपका जो आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी थी, यहाँ पर हमारे जो ट्रांजिस्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एनपीएन डिफॉल्ट बीटा जो है हमारा वो 100 है, और फॉरवर्ड एक्टिव में हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, एक्टिव में काम कर रहा है। आईसी करंट है इसका 7600 माइक्रो एम्पियर, और हमारा कितना है 75 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और आई बी करंट हमारा इसमें सिमुलेशन में 7.6 माइक्रो एम्पियर, हमारा है 7.5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और आप ये चीज और देख सकते हैं कि इट्स जो इसका गेन है ना, अगर आई बी करंट में आप 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आईसी करंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा गेन परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया डीसी पे। अब एसी पे दिखा देता हूँ मैं आपको ये कैसे इसकी वेवफॉर्म चल रही हैं और कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो हमने गेन लिया है, सॉरी, जो एसी की वोल्टेज ली है वो 500 मिली एम्पीयर ली है। डन कर देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आउटपुट है हमारा, ये जो आउटपुट की वोल्टेज आ रही है, इस पॉइंट की जो वोल्टेज आ रही है वो कहाँ तक जाती है, कितने तक जाती है ना। आउटपुट की वोल्टेज देखो मेरी ये आ रही है 5 वोल्ट तक जा रही है ना, मैक्सिमम 5 वोल्ट तक जा रही है इसकी जो। अब ये चीज़ देखो कि 5 वोल्ट तक क्यों जा रही है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब हमने ये पॉइंट, ये वाला जो इसका ये जो कैलकुलेट करा था, ये वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो हमने बोला था कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रेशियो है आउटपुट वोल्टेज का वो 10 है ना। तो मैंने 10 लिया था, मतलब कि इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी इसका यहाँ पर 10, मतलब इसका लगभग लगभग 10 गुना होगा, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज हमने 0.6 मान के चले थे कि इस पॉइंट पे ये होगी, तो ये हमने गेन बनाया था। तो इसमें जो आउटपुट की वोल्टेज आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब आउटपुट की वोल्टेज कैसे एम्पलीफाई हो रही है, आउटपुट की वोल्टेज कैसे में एम्पलीफाई हो रही है, इनपुट में हमारी कितनी वोल्टेज है, इनपुट में हमारी वोल्टेज है डीसी सोर्स की, वो है हमारी 500 मिली एम्पेयर। 500 मिली एम्पेयर में इंटू से 0.5 वोल्ट, अगर 0.5 वोल्ट को हम 0.5 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 वोल्ट आ जाएगा। तो आउटपुट की वोल्टेज जो मेरी वो 5 तक जानी चाहिए, तो ये 5 तक जा रही है। ठीक है, तो ये अब हम समझ रहे हैं ना कि हमारी आउटपुट की वोल्टेज कितनी जा रही है, आउटपुट की वोल्टेज 5 वोल्ट हमारी आ रही है। तो इसी तरीके से हम पूरे सर्किट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे हम फर्दर, आपको लगता है कि किसी सर्किट की हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हों, या मेरे ज़ुबान से कुछ गलत निकल गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें सुधारूंगा। और बाकी आप लाइक कीजिए वीडियोस को, काफ़ी टाइम बाद में वीडियो मैंने डाली है, तो आप लाइक कीजिए ताकि मैं आगे जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। और टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।